ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं हम आगे, नया टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के अंदर हम प्रकार के अंदर कुछ खास खास चीजें ही हम पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खास खास चीजें हैं, वही हम देखेंगे। जैसे अलैंगिक जनन के प्रकार के अंदर सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है अपना विखंडन। विखंडन को ही अपन क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पर देख लेना कि विखंडन को अपन क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। अब इस विखंडन का मतलब क्या होता है या फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसी को अपन सरल द्विविभाजन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब विखंडन का मतलब, शब्द का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। इसका मतलब है कि कोई एक जीव है, ये कोई एक जीव है, ये टूट कर दो नए जीव बना ले और बिल्कुल वो अपने ही समान जीव बनाए। ऐसा नहीं है कि टूट गया मतलब कि हम लोग यहाँ से टूट जाए और मेरा सर कुछ और ही बना दे, मेरे पांव कुछ और ही नया जीव बना दे, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अपने समान ही होगा वो जीव जो होगा ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है वो बहुत निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा हो गया, अब इसने क्या किया, इस एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इसने समसूत्री विभाजन किया। ठीक है, और ये जो जीव है ये दो जीवों में बट गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये आप प्रोसेस देखो इसमें, तो ये देखो, ये वाला जो है अपना, ये वाला जो है, ये जीव जो है वो क्या है? अमीबा है। अमीबा के अंदर क्या पड़ा है? एक केंद्रक पड़ा है। ठीक है ना, इसको अपन पेरेंट अमीबा बोल रहे हैं, यानी कि जनक अमीबा बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें ये केंद्रक है और ये इसका क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य, सॉरी कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये क्या करेगा? इसी से देखो लास्ट में जाकर, अगर ये प्रोसेस मैं बताऊंगी, लेकिन लास्ट में देखो कितना बना, दो पुत्री कोशिकाएं बनी है। ठीक है, या दो पुत्री अमीबा बने हैं। तो इसी एक जीव से, इसके टूटने से, है ना, कोई मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, इसको मैं बीच में से तोड़ दूं और ऐसे दो मार्कर बन जाए, तो इसको अपन ये कहेंगे, इस प्रोसेस को विखंडन कहेंगे। और विखंडन की प्रक्रिया जो है वो किसमें हो रही है? वो किसमें हो रही है? अपनी अमीबा के अंदर हो रही है। तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ना, एग्जाम्पल किसमें लिख सकते हो? इसमें अमीबा। क्या लिख सकते हो? अमीबा। ठीक है ना, तो अमीबा के अंदर हुआ क्या कि यहाँ पर केंद्रक, सबसे पहले तो क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? दो केंद्रक। और आधा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा। और ये दोनों जो है यहाँ से अलग होकर, एक तो इसने ये वाली कोशिका बना दी और एक ये वाली कोशिका, या यूं कह सकते हैं कि एक ये अमीबा और एक ये अमीबा, दो अमीबा बन गए ना। यहाँ पर ये दो अमीबा बन गए, किससे बने? एक ही जीव से। तो बताओ, एक ही जीव से जब नए जीव बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके अलावा अलैंगिक जनन में जो है वो संतति हमेशा किसके समान होती है? वो हमेशा जनक के समान होती है। तो देखो, जनक के समान ही है ना वो। ऐसा तो नहीं है कि इस अमीबा से जो है वो लड़का लड़की बन गए, नहीं बने ना, मानव तो नहीं बने ना, इसी के समान नया जीव बना है। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि ये उसके क्या हो गए? क्लोन भी तो हो गए। ये इसके क्या हो गए? क्लोन भी तो हो गए अमीबा के, क्योंकि वो बिल्कुल इसके समान है। और अलैंगिक जनन में ही क्लोन का निर्माण होता है। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगी। एप के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिनों के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएगी एप के ऊपर क्लास। एप के ऊपर आपकी 2 से 3 दिन के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कोई यहाँ से क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ, एक चीज आपने बहुत अच्छी सी पूछी है, दिलीप। दिलीप ने बहुत अच्छी पूछी है कि मैम अमीबा की कभी डेथ नहीं होती है क्या? हम ये कह सकते हैं कि अमीबा एक प्रकार का जो है, जैसे अपन कहते हैं ना कि जिसकी कभी मृत्यु ना हो, क्या कहते हैं उसे? जो कभी मरे नहीं वो अमर है ना। जो कभी मरता नहीं वो अमर कहलाता है। तो अमीबा जो है वो एक प्रकार का अमर कह सकते हैं अपन उसको जीव। क्यों? क्योंकि देखो, इस प्रकार से अगर नई संतति बनती जा रही है, एक ही जीव से नई संतति बनती जा रही है, तो मरने जैसा तो पीछे कुछ शेष रहा ही नहीं ना। मनुष्य में तो ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, किसी के माता पिता, तो उनको एक दिन जाना ही है, उनकी नई संतति जिंदा रहेगी, उनके बच्चे जिंदा रहेंगे, फिर वो भी बूढ़े होंगे, फिर वो भी मरेंगे, उनके बच्चे जिंदा रहेंगे, ऐसा होता रहता है। लेकिन इसमें तो देखो ना आप, एक ही एक विखंडन हो रहा है, विखंडन से दो जीव बन रहे हैं, यानी इसी से दो जीव बन गए। ठीक है, नए जीव बन गए, फिर वापस इनके अंदर विखंडन होगा तो इसी से फिर से दो जीव बन जाएंगे। तो एक प्रकार से ये जो जीव है ये एक प्रकार का क्या हो गया? ये एक प्रकार का अमर जीव हो गया, ये अमर हो गया, है ना, क्योंकि इसी से नए नए जीव बनते जा रहे, बनते जा रहे।
पीछे मरने जैसा तो कुछ शेष रहा ही नहीं, इसमें क्या मरा बताओ, कुछ मरा क्या, कोई भाग नष्ट हुआ क्या, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अमर कहला सकता है ये जीव। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। गोल्डन मोटिवेशन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, दोबारा समझो। ठीक है, श्याम जी समझिए भाई, हमें अमर किसे कहते हैं, जो कभी मरता ना हो। ठीक है, और यहाँ पर अमीबा को अगर हम देखें तो अमीबा से जो एक जीव है, जैसे ये अमीबा है, मान लीजिए ये अमीबा है, ये यहाँ से बीच में से टूट जाए और दो अमीबा बना दे, तो क्या पीछे कुछ मरा क्या, कोई ऐसी कोशिका है जो नष्ट हुई क्या, या कोई ऐसा भाग है जो नष्ट हुआ क्या, या कोई जीव जो है उसमें नष्ट हुआ क्या, नष्ट तो हुआ ही नहीं ना, उससे तो नए जीव बने हैं। तो नए जीव बनते जा रहे हैं, मरा कुछ भी नहीं है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक प्रकार का इसको अपन अमर जीव कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, अमर कह सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो ये जो है विखंडन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये विखंडन जो है वो किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है। लेकिन कब होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब होता है ये, अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में। अब आप कहोगे मैडम अनुकूल परिस्थितियां का क्या मतलब है, तो अनुकूल परिस्थितियां वो होती है जब अपने अनुसार जब परिस्थितियां होती है, अपने अच्छे के लिए, जो अच्छाई के लिए परिस्थितियां होती है, जिनमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, जिनमें हम आराम से रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हो गई। तो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, या कौन सा अलिंगिक जनन होता है, विखंडन। ठीक है, या फिर द्विविखंडन भी आप बोल सकते हो। द्विविखंडन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अमीबा दो भागों में बट जाएगा, इसलिए द्विविखंडन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है, आपने ये बता दिया कि अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अमीबा के अंदर जो है वो कौन सा हो रहा है, विखंडन या द्विविखंडन की प्रक्रिया हो रही है। तो फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब जो कंफर्टेबल नहीं हो, जो खराब परिस्थितियां हो, तो खराब परिस्थितियों में भी कुछ होगा क्या, बिल्कुल होगा, उसका आंसर मैं आगे करूंगी। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है, अब इसको आप छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझना, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन तो हो रहा है, वो सभी को पता है, लैंगिक तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन अलैंगिक जनन में भी कौन सा प्रकार, कौन सा हो गया अपना द्विविखंडन या विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ जो कि मैंने बनाए हैं खुद ने, और उन नोट्स के जो है कुछ डायग्राम यहाँ पर आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे कि ये डायग्राम आप अपने एग्जाम के अंदर, आप अपने एग्जाम के अंदर आप किस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। जैसे ये अमीबा था, इस अमीबा में सबसे पहले क्या हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, और केंद्रक विभाजन से यहाँ पर क्या बन गई, दो केंद्रक बन गए, और दो केंद्रक बन गए, और ये इनका क्या रहा, साइटोप्लाज्म रहा, है ना, ये इनका क्या है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। और फिर उसके बाद में ये कोशिका द्रव्य भी आधा आधा बट गया, हम इस प्रकार से बांट सकते हैं ना इसको, तो कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, और आधा कोशिका द्रव्य इधर चला गया, आधा कोशिका द्रव्य इससे इसमें चला गया, एक केंद्रक इसमें आ गया, एक केंद्रक इसमें आ गया, तो ये दोनों क्या हो गई, इसकी संतति हो गई, ये दोनों क्या हो गई, इसकी संतति। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स जो है, अच्छा ये नोट्स जो है वो आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे, ऐप के ऊपर आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे, ये सारे के सारे नोट्स आप ऐप डाउनलोड कीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए जो है आपको कोर्स तो परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स के साथ में ये सारे के सारे डिटेल में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके नोट्स भी मैं यहाँ पर आपको दे दूंगी। ठीक है, अब एक और टॉपिक है इसका, अच्छा इसको अपन कहते हैं सरल द्विविभाजन या सरल द्विविखंडन, और एक होता है अपना लंबवत द्विविभाजन या द्विविखंडन। लंबवत कैसे हो रहा है, लंबवत का मतलब जैसे इसका जो एग्जाम्पल हो गया अपना यूग्लिना, वोर्टिसेला और ट्रिपेनोसोमा, इसमें होता क्या है, इसके अंदर इस विभाजन का जो है, इस विभाजन का तल शरीर की लंबाई से होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से विभाजन होगा, बीचों बीच से शरीर की लंबाई से इसका विभाजन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले दो केंद्रक बट गए, और उसके बाद में यहाँ से बीचों बीच से इसका विभाजन हुआ, तो यहाँ पर दो युग्लिना बन गए। ये इस प्रकार से लंबाई से विभाजन हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, लंबवत द्विविभाजन या द्विविखंडन अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत द्विविभाजन या द्विविखंडन। आ गई बात समझ में, चलिए, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए, और ठीक है, एग्जाम्पल, और अपन ने फोटो वोटो भी देख ली उसके। अब अपना दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है अपना बहुविखंडन। बहुविखंडन को अपन क्या कहते हैं, मल्टीपल फीजन, क्या बोलते हैं, मल्टीपल फीजन या बहुविखंडन। अब देखो द्विविखंडन में तो क्या हो, द्वि यानी दो, विखंडन यानी टूटना, जब कोई जनक कोशिका दो भागों में टूट जाती है तो वो तो हो गई द्विविखंडन, और बहु यानी बहुत सारे, विखंडन यानी कि टूटना, जब बहुत सारे पार्ट में टूट जाए कोई जनक कोशिका तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुविखंडन के अंदर हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या हो गई, कोशिका हो गई, ये क्या हो गई, एक
कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ये यहाँ पर क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पड़ा है, केंद्रक पड़ा है। तो अब उसमें क्या होगा, देखो पहले वाला जो द्विविखंडन पड़ा उसमें एक केंद्रक कितने भागों में बट रहा था, 2 भागों में। अब यहाँ पर जो है वो केंद्रक के कितने भागों में बट जाएगा, बहुत सारे केंद्रक बना दिए। ये देखो ये एक केंद्रक, ये 2 केंद्रक, 5 केंद्रक, 10 केंद्रक, जितने चाहे मर्जी उतने उसने क्या कर दिए, अपने केंद्रक बना दिए। ये इतने सारे केंद्रक इसने बना दिए। अब इतने सारे केंद्रक बनाए हैं तो इसका मतलब जितने केंद्रक होंगे उतनी ही क्या होगी, कोशिका भी तो होगी ना, कोशिकाएं भी तो उतनी बनेगी ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि केंद्रक बन जाते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य इनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से इकट्ठा हो गया और यहाँ पर क्या बना दी इसने, कोशिकाएं बना दी, बिल्कुल अलग अलग कोशिकाएं। यहाँ पर ये एक कोशिका हो गई, ये एक कोशिका हो गई, ये एक कोशिकाएं हो गई। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक कोशिका हो गई और इसका केंद्रक, ये एक कोशिका हो गई, इसका केंद्रक, ये एक कोशिका, इसका केंद्रक। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं ही यहाँ पर अंदर की ओर बन जाती है। और ये जो बड़ी वाली जो कोशिका थी, है ना, ये बड़ी वाली कोशिका यहाँ से फट जाती है, यहाँ से फट जाती है और फटने के बाद में जो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो नई कोशिकाएं जो है वो बाहर मुक्त हो जाती हैं। क्या होती है, ये नई कोशिकाएं बाहर मुक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को, बहुविखंडन कहेंगे। यहाँ पर समझ में आया क्या आपको, बोलो समझ में आया क्या बच्चों, बहुविखंडन का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन सेंटर आसीन में है बच्चा, ऑफलाइन सेंटर जो है वो आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एक कोशिका है, उसका केंद्रक ने बहुत बार विभाजन किया और बहुत बार विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनी और उसके बाद में वो जो कोशिका है, जो मेन कोशिका थी, वो फट जाती है और यहाँ से कोशिकाएं बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से कोशिकाएं बाहर निकल जाती है और नए जीवों को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को अपन बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो उदाहरण देखो, यहाँ पर उदाहरण है एक तो अपना प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, प्लाज्मोडियम के बारे में 8वें चैप्टर के अंदर। एक तो है अपना प्लाज्मोडियम और एक जो है अपना वो है प्रतिकूल परिस्थितियों में। अभी अभी बताया था ना अनुकूल परिस्थितियां अमीबा के लिए, तो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो है अपना कौन, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन, अमीबा। अमीबा की दो प्रकार से जन्म हो सकता है अमीबा में। अमीबा में देखिए द्विविखंडन भी हो सकता है, बहुविखंडन भी हो सकता है। द्विविखंडन जो है वो कब होगा, अनुकूल परिस्थितियों में, और बहुविखंडन कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि बताइए अमीबा के अंदर अनुकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये लिख रखा है बहुविखंडन का जो भी मैटर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपियों के अंदर उतार भी सकते हैं। ठीक है, ये वही नोट्स है जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर देती हूँ और ऐप के ऊपर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार के विखंडन में जनक द्वारा अनेक संततियों का निर्माण किया जाता है। इसमें जनक का केंद्रक लगातार द्विविभाजित या विभाजित होकर पुत्री केंद्रकों का, बहुत सारे पुत्री केंद्रकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक केंद्रक कोशिका से अपने साथ कोशिका द्रव्य का कुछ भाग लेकर अलग हो जाता है और नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अब एग्जाम्पल आपके सामने है कौन कौन से, प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया, यूलेथ्रिक्स हो गया। और यूलेथ्रिक्स कब, अनुकूल परिस्थितियों में, और इसके अलावा अमीबा कब, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा में बहुविखंडन को समझाइए। अमीबा में बहुविखंडन को समझाइए। तो बहुविखंडन को आप इस प्रकार से, इस थ्योरी के द्वारा, और इसे डायग्राम जो है आपके सामने वो इस प्रकार से आप समझा सकते हो। ऐप के अंदर जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें हर एक प्रकार के जो भी टॉपिक होंगे उसे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीजें भी आपको मिलेगी वहां पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं और क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर कैसे देना है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसका आंसर कैसे देना है, किस प्रकार से उसका आंसर देना है, वो भी आपको वहां पर मैटर मिल जाएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपियों में उतार सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट आता है वो है अपना मुकुलन या फिर बडिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है मुकुलन या बडिंग। इस प्रक्रिया में होता क्या है, मुकुलन या बडिंग जो होती है वो होती क्या है कि जब कोई जीव, जैसे ये कोई जीव हो गया, मान लीजिए ये कोई जीव हो गया, इसके शरीर के बाहरी भाग पर, या तो बाहरी भाग पर या फिर इसके शरीर के मान लीजिए आंतरिक भाग पर, या तो बाहर या आंतरिक भाग पर कोई एक गांठ-नुमा संरचना बन जाती है ना, या फिर एक उभार बन जाता है। ये दोनों क्या है, ये या तो शरीर के बाहर हो सकता है या फिर शरीर के अंदर। क्या बन गया, एक उभार बन गया, बाहर भी उभार बन गया या फिर अंदर भी हो सकता है। ये उभार शरीर के बाहर भी हो सकता है, शरीर के अंदर भी, लेकिन शरीर से चिपका हुआ होना चाहिए। भाई शरीर से चिपका होगा तभी तो उभार बनेगा ना। और ये उभार बन जाता है, इसके बाद में ये उभार जो है वो धीरे-धीरे क्या होता जाता है, धीरे-धीरे, जैसे ये मान लीजिए धीरे-धीरे क्या होता गया, बड़ा होता गया, ठीक है ना। धीरे-धीरे ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा कैसे होगा, ये अपनी, ये जैसे ये मान लीजिए ये क्या होगी, जनक हो गया, ठीक है। तो ये उभार जो है वो अपनी जनक कोशिका से क्या लेगा, पोषण लेगा, और पोषण ले लेकर ये अगर मान लीजिए बड़ा हो रहा है, आकार में बड़ा हो गया है, ठीक है। और उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा जब ये परिपक्व होकर यहाँ से टूटकर इससे अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। मुकुलन इस प्रक्रिया को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो उभार बना है, इस उभार को अपन क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस उभार को मुकुल कहते हैं, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड। और ध्यान रखिएगा, इसी शब्द का एक और नाम है, इसी को अपन कहते हैं कलिका। क्या कहते हैं, कलिका। अभी अभी जब एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर, तो मैंने उसी दिन शाम को ये चीज बताई थी कि आपके एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि कलिका द्वारा जो है वो किसके अंदर जो है अलैंगिक जनन होता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि ये जो है हमारे सामने, ये कौन है, हमारा हाइड्रा, और हाइड्रा के अंदर जो है किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, तो कलिका भी आ सकता है या फिर मुकुल भी आ सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लेके आई हूँ आपके लिए कि ये एक हाइड्रा है, और हाइड्रा के अंदर आप देखो तो यहाँ से एक छोटी सी गांठ-नुमा संरचना निकलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बड कह सकते हो, मुकुल कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, कलिका कह सकते हो। ये कलिका धीरे-धीरे देखो आकार भी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, और फिर बड़ी होकर जब ये परिपक्व हो जाती है तो इससे क्या हो जाती है, देखो अलग हो जाती है ना। एक उभार निकला, और उभार फिर ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को अपन क्या कह रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं, मुकुलन कह रहे हैं। तो मुकुलन में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ही तो जीव है, ये एक ही जीव है, और एक ही जीव से जो है वो नया जीव और बन गया। एक ही जीव था और इसी से एक नया जीव बन गया, तो ये वाला जो जनन होगा वो लैंगिक होगा कि अलैंगिक, अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि इसमें एक ही जीव ने भाग लिया। क्या इसमें कोई युग्मक बने, क्या कोई युग्मक बने, नर युग्मक, मादा युग्मक कुछ बना क्या, या फिर निषेचन जैसी कोई प्रक्रिया हुई क्या, नहीं हुई। डायरेक्ट एक जीव से नया जीव बन गया, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और ये एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, मुकुलन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसको, क्योंकि ये जो मुकुल है ये बाहर की ओर बना है, कहाँ बना है, ये बाहर की ओर बना है, इसीलिए इसके अंदर जब हाइड्रा में जो मुकुलन होता है इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर बाह्य मुकुलन हो रहा है तो क्या किसी में आंतरिक मुकुलन भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। किसमें होता है, स्पंज के अंदर। स्पंज आप जानते होंगे, पोरीफेरा को ही अपन स्पंज कहते हैं। पोरीफेरा जो है हमारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें छिद्र पाए जाते हैं। और होता क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता क्या है कि जो स्पंज होते हैं वो स्पंज, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्पंज है, ठीक है, ये कोई स्पंज है, ठीक है, और इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, कुछ कोशिकाओं का क्या बन जाएगा, यहाँ पर गुच्छा बन जाएगा। यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। इन कोशिकाओं के गुच्छों को अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कहते हैं जेम्यूल। ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि जेम्यूल द्वारा जो जनन है वो किसमें होता है। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाओं का गुच्छा बना है इसको तो अपन जेम्यूल कह रहे हैं। और ये रही आपके सामने जेम्यूल की संरचना, जिसमें आपको ऊपर की ओर दिखेगा एक छिद्र, इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप अंदर की ओर ये देखो तो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आपको इसके अंदर दिखेगी, ये कुछ कोशिकाएं दिखेंगी। इन कोशिकाओं का स्पेशली नाम है, और इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट। ठीक है, ये आर्कियोसाइट है। और आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं इनको अपन
पूर्ण शक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। इन्हीं को अपन पूर्ण शक्त कोशिकाएं या टोटिपोटेंट सेल जो है वो कह सकते हैं। टोटिपोटेंट सेल या फिर पूर्ण शक्त कोशिकाएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन कोशिकाओं में इतनी क्षमता है कि ये एक कोशिका से बहुत सारे नए जीव या बहुत एक बड़ा सा नया जीव बन सकता है। इसी वजह से इसको पूर्ण शक्त कोशिका कह रहे हैं। और ये क्या है? ये पूर्ण शक्त कोशिका किसमें होती है? ये पूर्ण शक्त कोशिका जो है वो जेम्यूल के अंदर होती है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपको जेम्यूल की संरचना नजर आ रही होगी। और ये जो आपको दिख रही है ये वाली, इसको अपन कंटिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंटिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। और यहां से ये देखो, ये माइक्रोपाइल छिद्र जो है यहाँ से ये क्या निकल जाती है? बाहर की ओर निकल जाती है। कौन? आर्क्योसाइट बाहर निकल जाती है। और एक आर्क्योसाइट में इतनी क्षमता होती है कि वो एक पूरे जीव को जन्म दे सकती है। और ऐसी कोशिकाएं जो एक पूरे जीव को जन्म दे सकती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन पूर्ण शक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो पूर्ण शक्त कोशिका कौन सी होगी? अपनी आर्क्योसाइट। अब ये जो जेम्यूल है वो जेम्यूल शरीर के अंदर की ओर बनता है। जेम्यूल शरीर के अंदर की ओर बनता है। और ये भी एक प्रकार की गांठनुमा संरचना हो गई। इसीलिए इसके अंदर जो है, यानी कि ये स्पंज जो है, स्पंज में कौन सा होता है? आंतरिक मुकुलन होता है। आंतरिक मुकुलन की प्रक्रिया इसके अंदर पाई जाती है। किसमें? स्पंज के अंदर। ठीक है। और आंतरिक मुकुलन जो होता है वो कौन सी संरचना के द्वारा? इस जेम्यूल के द्वारा होता है। ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? जेम्यूल बोलेंगे। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियस बनेंगे। हाँ, इस बार बायोलॉजी का पेपर इजी आया था। हर बार इजी आता है अगर हम ढंग से पढ़े तो, अच्छे से पढ़े तो देखो हमेशा ही इजी ही आएगा, है ना। और अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमें उस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो हमारे लिए हार्ड हो जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो हम हर एक चीज को क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर जो है ये वाला आप डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम के लिए अपना डायग्राम बनाना है ना, तो एग्जाम के लिए यहाँ पर ये डायग्राम जो है आप हाइड्रा का बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक मैंने और डायग्राम बनाया है, ये है यीस्ट। कौन है? अपनी यीस्ट। यीस्ट के अंदर भी मुकुलन होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यीस्ट के अंदर भी मुकुलन के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया होती है, तो ये भी यीस्ट का है। जैसे इसके अंदर भी एक उभार बना, ये उभार, और ये उभार बड़ा होता, देखो ऐसे बड़ा हो गया, इसी को अपन मुकुल कह रहे हैं, और फिर बाद में ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी के अंदर ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है। वो वाले तो चलो रंगीन डायग्राम है, अपन नहीं बना सकते, पर ये तो बना सकते हैं ना। ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना बीजाणु निर्माण, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में होते क्या है? बीजाणु का निर्माण होता है कुछ जीवों के अंदर, और वो जो बीजाणु होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। इसके अलावा वो चल प्रकार के या फिर वो अचल प्रकार के भी हो सकते हैं। चल का मतलब जिनमें फ्लेजिला होगा और वो गति कर सकते हैं, अचल का मतलब जो गति नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है, ये है अपना क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखो यहाँ पर छोटे छोटे से बीजाणु बनेंगे, और ये बीजाणु के अंदर क्या लगे हुए हैं? फ्लेजिला लगे हुए हैं, और ये बाहर निकल जाएंगे, और इस प्रकार से ये जनन की प्रक्रिया हो जाएगी। यही आगे जाकर वापस से क्लेमाइडोमोनास बना देंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको जो है वो आपको दिखेगी क्या? पेनिसिलिन। क्या दिखेगी आपको? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है? आपको जो सामने दिखाई दे रहा ना, ये डायग्राम है अपना पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण के द्वारा जो है वो जनन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ऊपर की ओर आपको दिखेंगी छोटी छोटी सी गोल गोल संरचनाएं, इनको अपन कहते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं इनको? कोनिडिया। और कोनिडिया जो है, कोनिडिया के अंदर ही क्या इसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। और जब ये कोनिडिया फटते हैं तो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, और आगे जाकर फिर से नई जनन की प्रक्रिया कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर ये वाले डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम हो गया, और ये हो गया अपना पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन में इस प्रकार से आप ये डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, और यहाँ से आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली थोड़ी बहुत थ्योरी भी आप लिख सकते हो। चलिए। और ये वाली जो निचले वाली संरचना है, ये जो दिख रही है आपको, वो क्या है? अपनी कोनिडियोफोर। ठीक है। अब ये सारे के सारे अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर तो वो उस पे देखो, इस पे सारे नोट्स उपलब्ध करवाना पॉसिबल नहीं है ना, तो वो आपको उस पे मिल जाएंगे ऐप के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और रह गया अपना पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को अपन कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि कब जब कोई जीव जो है, जब कोई जीव जिसका कोई मान लीजिए खंड टूट गया या कोई पार्ट
टूट गया, शरीर का कोई पार्ट टूट गया, तो वो पार्ट जो है वो पुनः बन जाता है। क्या होता है? पुनः बन जाता है। इस प्रक्रिया को अपन रीजनरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने चिपकली को देखा होगा, चिपकली की अगर पूंछ काट दी जाए तो उसकी पूंछ जो है वो फिर से बन जाती है ना? इसी को अपन क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन, पुनः उद्भवन, फिर से बन गया है। ठीक है, जैसे कि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें इसका, तो वो होता है अपना प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो, ये रहा अपना प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया को अगर आप देखो तो इसका मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से अपन 3 खंडों में इसको तोड़ देते हैं। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, और ये बीच का पार्ट हो गया, और ये सबसे पीछे वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो मुख वाला पार्ट है इसका फिर से नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। ये तो मुख वाला तो बना हुआ ही है, इसके पीछे नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, और ये एक होकर एक नया प्लेनेरिया बना देगा। इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें ये बीच वाला पार्ट है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट फिर से बन गया और एक नया प्लेनेरिया बना दिया। नीचे वाला जो पार्ट है इसका फिर से ऊपर वाला पार्ट बन जाता है और एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर खंड टूट गए हैं, उन खंडों से ही वापस क्या हो जाते हैं? नए जीव बन जाते हैं, या नया जो उसका पार्ट है वो लगकर एक नया जीव बन जाता है। तो ये कहलाता है अपना पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन। आ गया होगा समझ में आपको? ठीक है, अब आप यहाँ पर ये डायग्राम आप ये बना सकते हो, इसमें ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो अपनी कॉपी के अंदर।